ओके गाइस, सो अब हम शुरू करेंगे वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा बहुत ये, और इजी टॉपिक है, मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते हैं, लेकिन इसके तो जो आप चीज़ें पढ़ोगे ना, जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, पावर क्या होता है, वर्क क्या होता है, ये सब आपको आगे बहुत जगह काम आएगा। ओके, 11th 12th में और आगे भी। तो इसलिए इस चैप्टर को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये वन ऑफ द फाउंडिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स है। तो 11th का फिजिक्स मोस्टली ऐसा ही है। 11th की फिजिक्स में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका एनएलएम हो गया, आपका जैसे सेंटर ऑफ मास हो गया, आपका जैसे वर्क पावर एनर्जी हो गया। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी फिजिक्स में हर जगह आती रहेंगी। उसके बाद स्पेसिफिक टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे रोटेशन एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिनमें ये चीज़ें वापस से अप्लाई हो रही हैं, है ना। तो उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन पे ही आगे चीज़ें बनती है। कंटेंट देखो, इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, 3-4 ही चीज़ें होती हैं। एक आपका वर्क क्या होता है वो होता है, एक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के कुछ फॉर्मूले, एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें आपकी क्वेश्चन की वैरायटी एक बढ़ जाती है थोड़ी, और आपके पास कुछ नए टूल्स आ जाते हैं। ओके, तो फिजिक्स में अपने पास अब तक टूल्स क्या क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले अपने पास न्यूटन्स का सेकंड लॉ एक टूल है। ठीक है, इसके अलावा काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई टूल्स नहीं है अपने पास जिनसे अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे हमें एक दो टूल्स मिल जाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन भी तुम कह सकते हो। वैसे कई केसेस में ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें नए टूल्स मिलेंगे जिनको तुम यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो फिजिक्स में। ओके, तो मैं इसको 2 वीडियोज़ में मोस्टली कवर करूँगा। पहली वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू अप्लाई देम टू प्रॉब्लम्स। ओके, तो पहले अपन बात करते हैं वर्क क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन तो भाई ये होती है कि वर्क क्या होता है कि तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम्स फोर्स, ये आपको बचपन में पढ़ाया होगा। तो हम इसको बड़े होकर कैसे लिख देते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब क्या होगा कि जैसे आपका फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये इसको थोड़ा सा इधर से खिसका, फिर ऐसे 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 जैसे गया, समझ, आपका जैसे मूवमेंट ऐसे कुछ हुआ। ठीक है, और आपने फोर्स लगा रखा था एफ। तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स ds में तोड़ोगे इसको। ठीक है, सब में f का डॉट करोगे प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करोगे और ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में जैसे होता तो आप क्या करते, f डॉट s कर देते, हो जाता, क्योंकि ds का इंटीग्रेशन s होता। ठीक है, तो इस चीज़ पे क्वेश्चन क्या आएगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हें बोला जाएगा कि एक कोई पार्टिकल है, उस पर 30 डिग्री एंगल पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट करते हैं हम 3 मीटर, और इसके ऊपर फोर्स लगा था 3 न्यूटन। तो फोर्स तो वर्क कितना होगा, तो 3 न्यूटन डॉट 3 मीटर। ठीक है, और इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आ जाता है कॉस, तो कॉस 30 कर देंगे, ये आपका वर्क डन आ गया। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है, सिंपल 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 चीज़ें। ठीक है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में डाला है। ओके, डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था क्या होता है। ठीक है, और ये डेफिनेशन है वर्क की। ठीक है, इसको समझने का मैंने तरीका ये बताया था, बट नहीं समझ में आया, या ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, ये डेफिनेशन है वर्क की, यही होता है वर्क। ठीक है, ये सब जो मैंने बनाया है ये इसको एक्सप्लेन करने का तरीका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन क्या आता है। एक और क्वेश्चन में क्या होता है, आपको दे रखा होता है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी वेरी कर रही है 3t+1 तरीके से, इसका मास दे रखा है 1 kg है। ठीक है, और आपको बोल रखा है कि इसको हमने t=1 से लेके t=2 के बीच में इस फोर्स ने क्या वर्क किया, जो भी इस एक्ट कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, देखो बेसिक से सोचना है एकदम। ठीक है, क्या दे रखा है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, मास दे रखा है, और बोल रखा है इन दोनों टाइम इंटरवल्स के बीच में करें। तो हमें पूछा वर्क, तो दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए कि यार अपन ds को कैसे लिखें dt के टर्म्स में, और f को अपन कैसे लिखें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे t वेरिएबल दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि t के टर्म्स में इंटीग्रेशन होगा। तो अपन ने पहले देखा कि v रिस्पेक्ट टू t दिया है, तो अपन से एक्सेलरेशन निकाल लेते, तो उससे फोर्स आ जाएगा। तो F=ma=1 kg मल्टीप्लाइड बाय a क्या होता है dv/dt, इसका d/dt लोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 न्यूटन फोर्स। कैसे निकाला समझ आया ना, F=ma लगाया, m दे रखा है 1 kg, a निकालना है dv/dt से, a dv/dt होता है ना, पढ़ाया था मैंने, तो dv/dt कर लो या डाल दो, और 3 न्यूटन आ गया आपका फोर्स। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट आ गया, सबसे अच्छी बात। तो अपन को क्या करना है, ds निकालना है। ठीक है, तो d, तो हमको क्या दे रखा है, ds/dt बराबर 3t+1 दे रखा है। v क्या होता है, ds/dt होता है, दिख रहा है ना कैमरा में। इसको मैं अपन हटा के यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा बहुत क्या करना है आगे, मैंने डस्टर मैंने वहाँ रख दिया। तो आपका यहाँ ds कितना आ जाएगा, ds=, अब ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ना कि ds को dt के टर्म्स में लिखना है, ये समझो। ठीक है, ये क्या किया, क्योंकि आगे काम आएगी, आगे फिर आपको यहीं से समझ के करना है। तो अपन ने क्या किया, ds/dt जो होता है v, उसको ऐसे लिख दिया, और ds को मैंने लिखा dt के टर्म्स में, फिर मैंने इसको यहाँ पर टक दिया। ठीक है,
तो W कितना हो गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, F कितना था 33 न्यूटन। ओके, और डायरेक्शन देखो सेम दे रखी, रेक्टिलिनियर मोशन था ये, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, वैसे मैंने बोला नहीं था, पर ये रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन मान लो, ठीक है। तो डॉट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉट करोगे तो cos 0 डिग्री आएगा, cos 0 1 होता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम इंटू 3t+1 dt। इसका कर लो तुम इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा 3 × 3+1, t = 1 से 2 सेकंड के बीच में। इसको करके देख लो, जो भी आंसर आएगा कितना, ये 3/2 t² प्लस t 1 से 2, लगभग हो जाएगा ये आपका 27/2 12 13.5 प्लस 3 16.5 जूल वर्क हो जाएगा आपका, ये लगभग निकाल लेना है, मतलब ठीक है, कैलकुलेशन में नहीं जाऊँगा, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो समझ गए, एक क्वेश्चन आपका आता है ये कि F डॉट डी एस फॉर्मूला को कैसे यूज़ किया। तो हमने क्या किया, V को हमने लिखा पहले, उससे A निकाला, ठीक है, उससे F निकाला, उसके बाद ds/dt लिख के ds को एक्सप्रेस किया हमने dt के टर्म्स में। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा है क्योंकि ये चीज़ हम कई बार यूज़ करते हैं, ठीक है, तो तुम यहीं पे सीख जाओ, ये आगे भी काम आएगा। यहाँ से समझ लेना है कि यार एक वेरिएबल जब यहाँ इंटीग्रेशन में हो रहा तो उसके टर्म्स में दूसरे वेरिएबल कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ds की जगह हमको dt लाना था, क्योंकि हमारा सारा जो भी डेटा था t के टर्म्स में था, तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी जगह हम dt घुसाने की कोशिश करेंगे जैसे भी हो सके। तो यहाँ पे हमने देखा कि यार v को अगर अपन लिखें ds/dt तो अपना काम हो जाएगा, तो ds की जगह dt लिखा है और आंसर निकाल लिया कैलकुलेशन, और ये आपका खत्म, ठीक है। तो यार अब ये तो हुआ वर्क क्या होता है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम भी करा दी है एक, तो अब मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये वो पावर क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, और एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। तो एक आता है आपका, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, पहले काइनेटिक एनर्जी बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है एनर्जी, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो v स्पीड से जा रहा है और उसकी वेलोसिटी है, उसका मास है m, तो अपन लिखते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी m ½ mv², ठीक है, स्केलर होता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर हाइट h पे पड़ा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन लिखते हैं EP से, जिसको हम लिख देंगे mgh, ठीक है। ये अगर धरती से h डिस्टेंस ऊपर है तो mgh होगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और उसमें x कंप्रेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ। कोई भी स्प्रिंग होती है ना, वो कितनी स्टिफ है, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा ना, कोई स्प्रिंग होती है, जैसे मोटरसाइकिल में जो स्प्रिंग होती है वो एकदम भारी होती है, वो नहीं देखा तुमने, सस्पेंशन नहीं होता है वो, देखो ऐसा बाइक के पीछे लगा होता है, उसके चारों ऐसा 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 कुछ होता है। तो वो जो स्प्रिंग होती है बड़ी स्टिफ स्प्रिंग होती है, बड़ी, उसको दम लगाओगे तब प्रेस होगी ना वो, तो वो होती है हार्ड स्प्रिंग या स्टिफ स्प्रिंग। एक और जैसे तुम्हारे पेन के अंदर जो स्प्रिंग होती है, बॉल पेन या वो कच वाले पेन नहीं होते, टक टक करते हैं जिसपे अपन पेन से लेके डेस्क पे, उनके अंदर होती है सॉफ्ट स्प्रिंग। तो उस चीज़ को इंडिकेट करने का पैरामीटर होता है के, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जानने की कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो आपकी स्प्रिंग जैसे पड़ी हुई है पेन की, तो उसको हम कहेंगे उसकी रिलैक्स्ड लेंथ। फिर आपने जैसे उस स्प्रिंग को थोड़ा सा प्रेस किया ऐसे, ठीक है, पास में लाया उसके एंड्स को, तो उसमें कुछ टेंशन डेवलप होती है, उसमें कुछ फोर्स लगता है ना हाथ पे, यार मतलब जैसे स्प्रिंग को दबाओगे हाथ पे फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स, तो वो जो फोर्स होता है ना उसको कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है -kx। ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें वो कुछ नहीं, डेरिवेशन नहीं है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास कोई स्प्रिंग थी, उसका नेचुरल लेंथ था कुछ, तुमने इसको थोड़ा दबा दिया जिससे इसकी लेंथ x कम हो गई, तो ये जो आदमी है ना उस पर ऐसे फोर्स लगाएगी kx वैल्यू का। अब देखो ये प्लस माइनस बताओ, ये प्लस माइनस सोचना ही नहीं तुम्हें सोचना है कि यार दिमाग से सोचना है कि किधर फोर्स लगेगा। जैसे एक बात बताओ कि ये जैसे स्प्रिंग है और मैं इसको दबा रहा हूँ ऐसे करके ब्रर करके, तो ये मेरे हाथ पे कहाँ फोर्स लगेगी, बाहर लगाएगी, ऑब्वियस ही बात है ना। स्प्रिंग को दबाओगे तो बाहर फोर्स लगेगी ना तुम्हारे हाथ पे, तो वहाँ पे उसके हिसाब से आप डायग्राम बना के कर सकते हैं। प्लस माइनस ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी कभी कोई पूछ लेता है -kx आता है, ठीक है। तो मैंने स्प्रिंग फोर्स बता दिया क्या होता है, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करनी वो भी बता दिया, प्लस माइनस के बारे में ज़्यादा मत सोचना। फॉर्मूला पूछे तो ये लिख लेना, लेकिन सोचना वैसे जैसे मैंने बताया कि जिस तरफ दबाओगे उसके अपोजिट तरफ लगेगा, इसीलिए वैसे माइनस आया कि तुमने x अगर इधर कंप्रेशन किया ना x, तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, इसलिए माइनस आया, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स अपना कवर हो गया। अब ये जो स्प्रिंग होती है ना, इसकी भी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं ½ kx², ठीक है। अब आप पूछोगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन, ठीक है। तो अगर इस पार्टिकल का मोशन हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो ऐसे सोच लो, काइनेटिक एनर्जी कुछ होता है, एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कुछ चीज होती है जिसकी वैल्यू ½ mv² होती है, इतना याद रख लो बहुत है। एक और चीज होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी,
जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में है और उसकी हाइट चेंज हो रही है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसकी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चीज नाम करके एक चीज होती है, ठीक है, वो हो गया उसके वैल्यू mgh। अगर कोई स्प्रिंग को हम दबा रहे हैं x डिस्टेंस से, तो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी नाम करके चीज होती है, जो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, जहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट है जो दिया होता है क्वेश्चन में, या और x जो है उसका कंप्रेशन है कि कितना दबाया। ओके, तो ये हो गए आपके 3 तरह के पोटेंशियल एनर्जी जो काम आते हैं। अब देखो, मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे लोग जो होंगे ना, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा भैया ये क्या कर दिया आपने, क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी। तुम में से जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, तो यार इतना मत घबराओ, ठीक है। तुम बस अभी मैंने जैसे बताया कि याद रख लो कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब ये चीज समझना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्यों होता है, कैसे आया, ये वो, ये पूरी एक लंबी कहानी होती है फिजिक्स में, ठीक है। वो आप एनसीईआरटी एचसी वर्मा से देख सकते हो, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में उस कहानी का कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई ये 3 एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। ओके, एक चीज और होती है पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन, ठीक है। तो अगर तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो U है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, क्या होता है ये U यहाँ पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है, F जो है वो फोर्स है, ठीक है। अब चलो अपन इसको यहाँ लगा के देखते हैं। तो अपन ने क्या किया, ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमने बताया ना हाफ के स्क्वायर थी, तो चलो अपन इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये F du/dr क्या होता है, तो अगर तुम्हारी कोई पोटेंशियल एनर्जी फील्ड है, या चलो फील्ड भूल जाओ, तुम्हारी कोई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, वो अगर डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है ना, जैसे देखो यहाँ पे देखो ये x के साथ वेरी कर रहा है ना, कितना कंप्रेशन है, तो अगर तुमने उसी वेरिएबल के टर्म्स में से डिफरेंशिएट कर लिया और उसका नेगेटिव ले लिया, तो वो तुम्हें फोर्स की वैल्यू दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे r जो है वो डिस्टेंस बता रहा है किसी न किसी तरीके का, ठीक है। तो अब जैसे अपन स्प्रिंग की बात करें, तो यहाँ पे यार इसको तुम x लिख दो, इसको समझने के लिए x लिख दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन स्प्रिंग की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर, तो डिस्टेंस जो वेरी कर रहा है वो x है, तो हमने यहाँ du/dx करेंगे। तो तुम इसका डिफरेंशिएशन लोगे तो क्या आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, kx, और यहाँ माइनस लग जाएगा तो माइनस kx आ गया। तो देखो फॉर्मूला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, ये एक तरीका हुआ। अब तुम ये देखो, जैसे अपन इसकी बात करें mgh की, ठीक है, इसमें अपन माइनस du/dx वाला फॉर्मूला लगाएं, तो इसमें कौन सी डिस्टेंस जो चेंज हो रही है, h आ रहा है इसमें डिस्टेंस, तो h के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा -mg। तो फोर्स देखो ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है h बढ़ाने से, तो फोर्स कितना लग रहा है -mg नीचे। समझ गए डेरिवेशन, समझ आया क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है कि F = -du/dx। x क्या है, जिस वेरिएबल के टर्म्स में आपकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है वो चीज़, ठीक है। अब जैसे देखो स्प्रिंग में हमने देखा कि x के टर्म्स में लिखी है तो du/dx कर दिया, यहाँ पे h के टर्म्स में लिखी है तो du/dh कर दिया। अब यहाँ पे नहीं लगाएंगे ये फॉर्मूला, ये केवल पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता है, ये जो है ओनली फॉर पी के लिए होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे वैसे भी आपका कोई h का टर्म है ही नहीं, तो आप क्या लगाओगे, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए जो आपको समझने थे। क्या देखना था, एक तो ये याद होना चाहिए। ओके, अब मुझे पता है कि देखो इनमें से कुछ चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आ रही होंगी, जो नए लोग होंगे कि यार ये क्या लिख दिया भैया ने, du/dx कहाँ से आ गए, क्या हाफ के एक्स, मतलब देखो होता है वो, ठीक है। फिजिक्स तुम स्टार्टिंग में पढ़ोगे, एक दिन में कुछ समझ में नहीं आता है, आइंस्टाइन को भी नहीं आता था, ठीक है। 12th तक तुम जब आओगे ना, तुम्हें ये सब अपने आप समझ में आने लग जाएगी क्या कर रहे हैं। बस कंसिस्टेंट रहना है, वीडियोस देखते रहना है और क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो हो जाएगा, ठीक है। तो तुम में से किसी को समझ नहीं आया है तो एक बार वापस जाओ, देखो मैंने क्या बताया, ठीक है। फिर भी नहीं समझ आया कि यार अटपटा लग रहा है कि यार ये पता नहीं क्या बता दिया, तो ये फॉर्मूले याद कर लो, मैं क्वेश्चन कैसे करना बता दूंगा, उससे तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। समझने की बात है तो समझने का एक ही तरीका होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, नहीं समझ आया तो एनसीईआरटी वगैरह को रेफर करना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं एनसीईआरटी का इतना ज़्यादा नाम लेता हूँ, क्योंकि उससे क्या है बहुत अच्छा एक व्यू मिलता है कि ये चीज़ हम कर क्यों रहे हैं। अब 2 चीज़ और बची है तुम्हारे इसमें पूरे में, एक होती है पावर। पावर क्या होता है, कुछ मत करो, पावर चलो पावर के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम और ये बता देता हूँ। तो एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो क्या कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम है या बॉडी है ना, ठीक है, उस पर एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद होना ही चाहिए। ये तुम्हारे इतने क्वेश्चन निकल आएगा ना, मतलब अगर मैं कहूँगा कि तुम्हें अब तक केवल 2 चीज़ याद रखनी है, तो एक न्यूटन सेकंड लॉ याद रखो और एक ये याद रखो, ठीक है।
ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है कि वैसे इसका स्टेटमेंट ये नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अलग स्टेटमेंट है इसका, लेकिन 11th-12th लेवल पर क्वेश्चन सॉल्व करने में यही काम आता है कि तुम्हारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी या सिस्टम है, ठीक है, और उसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है, मैं वैसे यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नाम करके चीज आती है, लेकिन अभी के लिए वो फ्रिक्शन ही मान लो तुम, ठीक है। फ्रिक्शन के अलावा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 11th-12th में है ही नहीं कोई, विस्कोसिटी के क्वेश्चन कोई हार्डली पूछता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि तुम्हारा जो, और यहां पे भी अपन मानते हैं कि इन दोनों में अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहे हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2, जहां पे E इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझ लो क्या किया मैंने। तो ये होती है आपकी सिस्टम की टोटल, देखो वापस से बताता हूँ, इसको हम वापस से बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। तो देखो एक हम क्वांटिटी लिखते हैं टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, जो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, के प्लस पी, ये होती है आपकी टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपकी जो सिस्टम है उसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन लेस है सब कुछ, स्प्रिंग वगैरह में कोई वो नहीं खिंचाव खिंचाव वो सब कुछ नहीं, मतलब स्प्रिंग वगैरह में जंग नहीं लगा है, फ्रिक्शन नहीं है, विस्कोसिटी वगैरह कुछ नहीं है ना, अगर आइडियल सिस्टम है तो आपकी एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एनर्जी कंजर्वेशन। ओनली तब वैलिड है नो फ्रिक्शन, ठीक है, नो फ्रिक्शन तब वैलिड है ये। अब जैसे तुम्हारा कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये अगर यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इसकी पहले जो एनर्जी थी ना, यहाँ पे जैसे रेस्ट पे पड़ा था, तो इसके ऊपर ये एच हाइट पे जैसे पड़ा है ना, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि मोशन में नहीं है ये। और ये जब नीचे जाएगा ना, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो जीरो हो गई, यहाँ जमीन पे आ गया ना, mgh जीरो हो गया, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों का सम जो है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है कि अब म्यू इक्वल टू 0.1 है, या कोई दे रखा है कि फ्रिक्शन लग रहा है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। ये एक चीज पता होनी चाहिए। हाँ, अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना, इसमें भी मैंने तुम्हें बोला था कि इसमें भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होने चाहिए, बट अगर है, ठीक है, अगर है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा के। अब यहाँ पे भी एक दो और टर्म्स आती हैं, आप अगर HC वर्मा को देखोगे, पर वहाँ यहाँ इतने डिटेल में हमें भी नहीं जाना है, आपके IIT JEE में मोस्ट क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है मैं अभी नहीं बताऊंगा यार, ये क्यों, उसमें तुम कंफ्यूज हो गए फालतू का, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली एक ऐसा फोर्स होता है, ठीक है, जिसमें तुम क्या करो कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, अरे मेरा बोर्ड भाई क्या कर रहा है तू, हाँ, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, इसको आप यहाँ से घुमा फिरा के अगर यहाँ पे वापस लेके आ गए, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो, तब वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कहलाता है। अब एक बात बताओ कि अगर जैसे तुम ऑब्जेक्ट कोई है उसको ऐसे घिसा पिटा के फ्रिक्शन के साथ अगर लेके वापस आ गए उसी जगह पे, तो फ्रिक्शन क्या वर्क नहीं करेगा क्या? फ्रिक्शन तो हमेशा ऑपोजिट ऑफ मोशन लगता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर करके उसका तुम निकालोगे ना, तो वो नॉन जीरो हो जाता है, इसलिए फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। और बाकी जैसे आप mgh देखो, तो आप घुमा फिरा के अगर यहाँ पे वापस लिया तो h तो जीरो हो गया ना, h पहले जितना था उतना ही हो गया, तो आपका ये mgh जीरो हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो ये नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव मैंने डेफिनेशन बता दी, बट समझ में नहीं आया तो ज़्यादा मत सोचो। अभी बस 11th-12th में आपको ये याद रखना है कि दो ही आपके फोर्स होते हैं नॉन कंजर्वेटिव, एक होता है आपका फ्रिक्शन, एक होता है विस्कस फोर्स, ठीक है। विस्कस फोर्स हम बाद में देखेंगे, अभी आपको देखना है फ्रिक्शन। तो आप तुम ऐसे भी लिख सकते हो, W ऑफ फ्रिक्शन भी लिख सकते हो। तो अगर जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दे, उसमें तुम्हें बता या कैलकुलेट कर लो कि वर्क एक्सटर्नल कितना है, और तुम्हें पता चल जाए कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो वर्क फ्रिक्शन हम निकाल सकते हैं। लेकिन जेई में 99.99% क्वेश्चन इससे और इससे आएंगे, फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा वहां पे, तो इसको तुम भूल भी सकते हो। ओके, बट ध्यान रखना है कि ये दोनों केवल तब चलते हैं जब आपका फ्रिक्शन वगैरह कहीं नहीं लग रहा हो। ओके, तो ये हो गया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैं आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चन वगैरह बताऊंगा कैसे करने हैं, और वर्क एनर्जी आपका खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा।
इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट पे सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज पे सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माई सोशल मीडिया एंड माई न्यूज लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।